हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है, जो आपका चैप्टर फर्स्ट ईयर, उसमें आज का हमारा जो चैप्टर टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर जो है ये 4 है। तो हम इसमें देखते हैं कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा एक बताऊं कि मेरी ये जो बॉडी है, ये बॉडी किस से मिलके बनी होगी। ठीक है, मीन के किसी छोटे से पार्टिकल से मिलके बनी होगी ना। फिर उसके बाद वो पार्टिकल मिलकर फिर बड़े पार्टिकल, फिर उससे मिलकर कोई बड़ा पार्टिकल। तो देखिए हमारे पास जो है, जो आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक याद रखिएगा कि हमारे पास नेचर के अंदर 92 एलिमेंट्स जो हैं नेचुरली पाए जाते हैं। और अब तो जो पीरियोडिक टेबल है ना आपका, आपने 10th में भी पढ़ा केमिस्ट्री के अंदर कि आपके 100 जो हैं 30-40 इसके अराउंड अबाउट जो हैं वो अब मेरे ख्याल में डिस्कवर्ड हो चुके हैं एलिमेंट। लेकिन ये जो आपके नेचर में नेचुरली पाए जाते थे वो थे 92। ठीक है जी। अब ये जो 92 है ना, इनमें से 16 हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। मैक्सिमम हमारी बॉडी के अंदर 92 में से 16 हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और आपको पता है कि जो एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। समझ आ गई है? हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ आपने जो गौर से सुननी है वो क्या है कि हमारे पास ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं ना, अगर आप इनको देखें तो इनमें से जो 6 हैं ये आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं 99%। अंडरस्टैंड? और बाकी जो 10 हैं वो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं 1%। तो टोटल मिलाकर 100 हो गया। अब यहां पे ये कुछ एलिमेंट्स की मैंने पीक्स बनाई हैं, ये मैं इनके नेम लिख देता हूं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। इसको याद रखने के लिए ओचन कैप, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये जो है इसमें से जो फास्फोरस है ये आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है 1%, कैल्शियम 2%, नाइट्रोजन 3%, हाइड्रोजन जो है ये 10% और कार्बन जो है ये 16% और ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास आपकी बॉडी के अंदर जो है ये पाया जाता है 65%। और इसको टोटल करें अब, आपको 165 और 10 कितना हो गया 75, 75 और 3 78, 80, 81 और 10 81 और 10 91, सॉरी आप कार्बन 18 कर लें। ठीक है जी, इसलिए मैंने इसको सारे को टोटल किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था कि यहाँ पे कार्बन की वैल्यू में थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है जी। अब ये देखें, जब ये 6 एलिमेंट को आप टोटल करेंगे तो ये आपके 99 बनेंगे। ठीक है जी। और बाकी जो हैं, बाकी जो 10 हैं वो कौन कौन सा है, उसमें मैं उनको लिख देता हूं। ठीक है जी। उसके बाद कुछ जो है ट्रेसेस हैं जिसमें कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन। ठीक है जी, यहां पे आयरन। ठीक है, ये जो हमारे पास है ना, हमारे पास ये हो गया। सबसे पहले पोटाशियम है। ठीक है, इसको याद रखना है, पोटाशियम, सल्फर। उसके बाद हमारे पास जो है क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन। ये जो है इसमें इनकी जो परसेंटेज है आपकी बॉडी के अंदर वो होती है इसी तरतीब से 0.35, 0.2,
0.25, 0.15, 0.15, 0.05, 0.004%। तो ये हमारे पास 6 जो हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास जो हैं ये ट्रेसेस हैं, बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर आप इनको टोटल करें तो ये तकरीबन 1 के अराउंड अबाउट बन जाते हैं। थोड़ा सा अगर कम ज़्यादा वैल्यू हो जाए तो वो ये जो बाकी ट्रेसेस हैं ये पूरी कर देते हैं। तो मैं आपको ये एक चीज़ बताऊं कि स्टूडेंट आपकी बॉडी में 16 बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 16 एलिमेंट हैं जिसको हम बोलते हैं बायो एलिमेंट्स। उसमें से जो 6 हैं वो 99% हैं और जो 10 हैं वो 1% हैं। मैंने 99 वाली की परसेंटेज भी बता दिया और जो बाकी 10 थे उनमें से 6 की ये अमाउंट है और जो बाकी 4 हैं वो बहुत ही ट्रेसेस हैं। ट्रेसेस का मतलब होता है बहुत नायाब, बहुत कम अमाउंट में जो है वो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह आपकी बॉडी के अंदर ना ये इनकी अरेंजमेंट जो है वो बड़ी अप्रोप्रिएट होती है, बड़ी इंटेग्रिटी जो है इसके ज़रिए ये अरेंज होते हैं, बड़े ख़ास तरीके से स्पीक होते हैं, ये पैक होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। जब ये सारी की सारी अरेंजमेंट होती है ना, तो अरेंजमेंट के बाद फिर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्योंकि देखें आपकी बॉडी में मैंने ये 16 एलिमेंट्स के बारे में बताया, ये जो आपकी बॉडी में हैं तो ये आपको बना देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एक जिसके अंदर ये प्रॉपर अरेंजमेंट में ना हो, तरतीब में ना हो, स्पीक ना हो, उनमें पैक ना हो, तो उनके अंदर क्या होता है कि ये नॉन लिविंग होते हैं। और ऐसे ही ये जो बायो एलिमेंट्स हैं आपकी बॉडी में अरेंज होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं आपकी बॉडी के अंदर होते हैं जिनको आप केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और इस तरह आपकी बॉडी सस्टेन है, आपकी बॉडी जिंदा है, आप एग्जिस्ट करते हैं, आप चलते हैं, फिरते हैं, आप खाते हैं, आप बोलते हैं। ये जो सारे का सारा हमारे पास प्रोसेस है ना, ये सारा ही इन्हीं बायो एलिमेंट्स का कमाल है कि आपकी बॉडी के अंदर इनकी अरेंजमेंट, ठीक है जी। अगला पॉइंट, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसमें एक पॉइंट आपने पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म। जरा गौर से सुनना मेरी बात को, मैंने क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म। ये मैं एक सेल का स्ट्रक्चर बना देता हूं। अगर आप इस सेल के स्ट्रक्चर्स को देखें तो इसके सेंटर में है जी न्यूक्लियस, ठीक है जी। और ये जो साइडो वाला रीजन वाइट वाला है ना, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये वाला, ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन जिसको ब्लू कलर की है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हम इसको लिख देते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद सेंटर में न्यूक्लियस, काबिल गौर बात, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिलाकर कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। तो आप सिंपल ये याद रखना है, आपने कहना है कि सेल का लिविंग पार्ट जो होता है, जब भी आप एक सेल की बात करते हैं उस सेल में जो लिविंग पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं। चैप्टर 4 के अंदर एक मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ये बहुत ही डिटेल में मैं और डिस्कस करता हूँ। अभी जस्ट आप यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, डिफाइन प्रोटोप्लाज्म। तो आप ये बताएं कि एवरी सेल हैव अ स्पेशल पार्ट्स लाइक अ न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म, एंड cytoplasm and nucleus are living part of the cell and they combine together called protoplasm, ठीक है जी। जी, उसके बाद जब आप लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना, फॉर द कन्वीनियंस, आपने अपनी आसानी के लिए, मेरी बात को यहाँ पे ज़रा गौर से सुनना है। अगर स्टूडेंट मैं आपको कहूँ कि आप ना लाइफ की स्टडी करें, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें, आप मतलब कि पूरे प्लेनेट की, पूरे अर्थ के ऊपर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप इकट्ठी, एक शख्स के बस की बात नहीं है कि वो उसको स्टडी कर पाए। उसके मतलब वो हमारी पावर ही नहीं है इतनी कि एक शख्स जो है हर चीज़ को ही बड़ी अच्छी तरह डिटेल में स्टडी करे। तो हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट स्टेप में डिवाइड किया है, ठीक है जी। वो स्टेप क्या है? सबसे पहले हमारे पास है जी सब एटॉमिक पार्टिकल। मैं इनके नेम बोल देता हूँ। सबसे पहले जी सब एटॉमिक पार्टिकल, वो मिलता है तो बनता है एटम, एटम मिलता है तो माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, वो मिलते हैं तो ऑर्गेनेल्स, वो मिलते हैं तो सेल, वो मिलता है तो टिश्यू, वो मिलते हैं तो आर्गन, आर्गन मिलता है तो आर्गन सिस्टम,
और वो मिलते हैं तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, फिर स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। आज का जो लेक्चर है, ये जो हमारे पास लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है कि हमारे पास बायोलॉजी जो लाइफ है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जो लेवल्स हैं, उन लेवल्स में हमने जो डिस्कस करना है वो पढ़ना है सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। ये हमारे आज 3 टॉपिक हैं। ऑर्गेनेलिस जो है हमारा वो लेक्चर नंबर नेक्स्ट जो है 5 होगा, जो इसके बाद हमारा लेक्चर होगा 5 ही है मेरे ख्याल में, वो हमारा लेक्चर जो है नेक्स्ट होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, आपकी बॉडी जो है ना, आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि आपकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं। समझ आ रही है? आपने पढ़ा सेल आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वो जो सेल है ना, अगर आप उनके बिल्कुल लो लेवल पे चले जाएं, बिल्कुल लो लेवल पे, तो पता है आप एटम की बात करते हैं, आप एटम से भी छोटे लेवल पे चले जाएं तो फिर क्या है, एटम के अंदर 3 तरह के बेसिक पार्टिकल हैं। वो जो बेसिक पार्टिकल हैं वो क्या क्या है, उसमें आ जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद है न्यूट्रॉन। ये हमारे पास जो है 3 बेसिक पार्टिकल हैं किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है। अब ये हमने भी केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि एक साइंटिस्ट है जे थॉमसन, गोल्ड स्मिथ, विलियम क्रक्स, इन्होंने ये पार्टिकल डिस्कवर्ड किए हैं। फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 5 है ना, जिसका नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर इसकी बहुत अच्छी डिटेल है, उसके अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी। जी, तो इसका मतलब है जब भी आप किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो सबसे छोटा लेवल है उसका वो है सब एटॉमिक पार्टिकल। उसमें आ जाएंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये जब तीनों ही पार्टिकल आपस में मिलते हैं ना, तो मिलने के बाद बन जाता है एटम। एटम मैंने 4 एटम का स्ट्रक्चर्स बनाया है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी आप एक एटम का स्ट्रक्चर्स देखते हैं, आप एक एटम को पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि एटम, लेट्स सपोज मेरे पास ऑक्सीजन है, नीचे जो इसकी वैल्यू लिखी होती है वो इसका एटॉमिक नंबर है, जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है वो इसका एटॉमिक मास है। हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। ऊपर इनके एटॉमिक मास हैं 1, 12, 14 एंड 16। ठीक है, जब आप एक एटम को देखते हैं तो एटम के सेंटर में मैंने एक ब्लू कलर का, चारों एटम के सेंटर में मैंने एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर्स बनाया है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है जी। न्यूक्लियस के बाद ये जो बाहर इसके जो राउंड स्ट्रक्चर है, ये शेल्स हैं, एनर्जी शेल्स होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले शेल में 2 हैं और बाकी 4 रह गए। 4 जो हैं वो अगले शेल में होते हैं। ठीक है जी। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, शेल, न्यूक्लियस, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बेसिकली ये जो आपका टॉपिक है ये आपने कहाँ पे डिस्कस करना है, केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये आपको जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स हैं वो इसके बारे में बड़ी डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करना ही नहीं चाह रहा। ये सारी चीज़ें आपने केमिस्ट्री में पढ़नी है जी। तो सब एटॉमिक पार्टिकल जब मिलकर एटम बनता है ना स्टूडेंट, तो फिर एटम फर्दर मिलते हैं। जब एटम फर्दर मिलते हैं तो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि एटम आपस में मिलते कैसे हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास जी ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये आपस में कैसे मिलेंगे? इनके दरमियान बॉन्डिंग होगी, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरह आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, और डिफरेंट हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इस तरह की बेशुमार बॉन्डिंग है। लेकिन बेसिकली हम आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। एटम जब आपस में मिलते हैं तो उनसे बनते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 2 तरह के हैं। एक हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास, जिनकी वैल्यू, जिनका वेट कम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल।
ये मैंने वो पॉइंट लिखा है कि कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जब इनमें फॉर्म होता है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस होती है। अब इसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये बेसिक एटम है, मीन के जो हमारी बॉडी का पार्ट है, जो बायोएलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में बेसिक पाए जाते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो दो तरह के मॉलिक्यूल बनते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो स्टूडेंट वो होते हैं जिनका मोलेकुलर वेट बहुत थोड़ा हो, जिस तरह के मेरे पास है वाटर H2O, ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। इसी तरह जो है और बेशुमार ऐसे मॉलिक्यूल आपको नेचर में मिलेंगे। साइनाइड हो गया है, अमोनिया हो गया है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये सारे के सारे माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका वेट बहुत बड़ा होता है। हम ये कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका 10,000 डाल्टन से वेट ज़्यादा हो उनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, जिनका वेट उनसे कम हो उनको कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन इंसुलिन एक ऐसी प्रोटीन है जिसका वेट 10,000 डाल्टन से कम है लेकिन वो फिर भी मैक्रो है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम एक चीज़ और बताते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेट 10,000 डाल्टन से कम भी हो लेकिन उसमें रिपीटिंग यूनिट आ जाएं। अब रिपीटिंग यूनिट क्या, क्योंकि उसमें अमाइनो एसिड आप सबको पता है, ठीक है, उसमें रिपीटिंग यूनिट आने की वजह से उसको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मैं मैक्रो मॉलिक्यूल की अगर एग्जांपल बताऊं तो हमारे पास प्रोटीन जो है ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड जो है ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। पॉलीसैकेराइड जो हैं ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। ये सारे जो हैं आपने एग्जाम्पल जो हैं वो जहन में रखनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल तो आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आना चाहिए। नेक्स्ट है जी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठा आए उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कैसे? जिस तरह मैं यहां पे लिखता हूं जी ग्लूकोज का फार्मूला, आपको पता है कि ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो है C6H12O6। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसके अलावा आपको पता है कि CH4 या C2H2, ठीक है, अगर आप इसको लिखें 2 कार्बन का डबल बॉन्ड C2H4, ठीक है जी, क्योंकि इसको जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो वो उसके अंदर 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे आ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड है। या इसके अलावा हमारे पास लिपिड्स हैं, लिपिड्स के अलावा न्यूक्लियोटाइड हैं। तो जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठा है उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठा ना आए, मतलब कार्बन आया हाइड्रोजन नहीं आया, हाइड्रोजन आया कार्बन नहीं आया, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कैसे? मेरे पास ना यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसमें कार्बन तो है हाइड्रोजन नहीं है, ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। हमारे पास H2O, इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, ये भी हमारे पास एक जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट जो है यहाँ पे हमारे पास मैंने ये बता दिया। अच्छा, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो बहुत अबंडेंट हैं, जिनकी अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो अबंडेंट मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं? ग्लूकोज है, न्यूक्लियोटाइड हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स है, उसके बाद लिपिड्स है। ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी जो है ATP हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, ट्राई है, ADP है, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। तो ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो आपकी बॉडी का पार्ट जो है वो मैक्सिमम बना रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मुझे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एटम मिलके मॉलिक्यूल बनने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि आपको पता है कि एटम जब आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। वो जो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और स्टेबल होकर वो पहले से कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो दुनिया में स्टूडेंट एक चीज़ याद रखनी है, हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, हर चीज़ कोशिश करिए कि मैं स्टेबल हूँ। आप एक पानी जो है पहाड़ से पानी नीचे आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? वो स्टेबल होने के लिए। ये मार्कर मैं यहाँ से फेंकता हूँ, नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है? स्टेबल होने के लिए। तो हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाती है।
तो ये आपको मैंने बता दिया कि माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल तक। तो नेक्स्ट जो है ऑर्गेनेलिस से मैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए स्टूडेंट हम यहाँ पे अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आज के लिए